चलिए, हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में जो पढ़ा, हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने और भी सारे टॉपिक को डिस्कस करा। आप पहले फर्स्ट लेक्चर को पढ़ने के बाद इस पे हम आएंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, हमने इससे पहले जो डिस्कस किया वो पता चला कि एल्वियोलाई से जो गैस है, एल्वियोलाई से जो गैस है वो आता कैसे है। तो देखो यहाँ पे आप देखिएगा, याद कीजिए हमने पढ़ा कि ये ऐसे करके एल्वियोलाई बनाया था हम लोगों ने। ये एल्वियोलाई हो गया और ये एल्वियोलाई के नीचे ये ब्लड वेसल्स है ना। ये क्या था? ब्लड वेसल्स। अब देखो, अभी क्या है, इसमें एयर आएगा, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। अब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से इसमें जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से एल्वियोलाई में आएगा, ये भी कौन से प्रोसेस से आएगा? डिफ्यूजन। तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में आएगा, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में आएगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये हाँ, ये थीन स्क्वामस एपिथेलियम है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम भाई, ये थीन स्क्वामस एपिथेलियम है ना, ये थीन स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखो, जो मेन हमको याद रखना है वो क्या है? एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लेस देन 1 mm। समझ गए बात को? कह रहा है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 mm से कम होता है। 1 mm से कम होने का क्या फायदा है कि डिफ्यूजन आसान हो जाता है, आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन आसानी से एल्वियोलाई से आ जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा कहाँ पे? बिल्कुल। अब लेकिन अब क्या है कि हमको यहाँ पर देखना क्या है कि जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारे वेसल्स में आता है तो कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है ना, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए कर लीजिए इसको। देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब देखिएगा, हम आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया ना हमारा। अब हम इस ब्लड वेसल्स के पाइप को समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। इसको नोट कर लेने के बाद हम लोग आगे आते हैं पॉइंट पे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सबसे पहले ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर देखो तो क्या लिखा हुआ है? PO2 और PCO2। आखिर ये PO2 का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PO2 का मतलब, आप एक एक पॉइंट को पहले अच्छे से समझो। PO2 का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2 का मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखो, पार्शियल प्रेशर है क्या, इसका क्या मतलब है वो समझो पहले। आप देखो, मान लो एक ये रूम है ना, एक रूम हो गया। उस रूम के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो किसी एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसके वॉल पर लगने वाले फोर्स को हम बेटा पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एल्वियोलाई है हमारा, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सिर्फ ऑक्सीजन के द्वारा एल्वियोलाई के इनर वॉल पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एल्वियोलाई के इनर वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? तो ये एल्वियोलाई है, तो सिर्फ ऑक्सीजन के द्वारा जो प्रेशर इसके इनर वॉल पे लगता होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एल्वियोलाई के इनर वॉल पे जो प्रेशर लगता होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब पता चल गया क्या है?
चलिए अब आगे देखो, यहाँ पे देखिएगा आगे नेक्स्ट, इसमें क्या है वो समझिए। कह रहा है सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई में आएगा और एल्वियोलाई से आएगा ब्लड वेसल्स में, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो ये एल्वियोलाई हो गया, एल्वियोलाई से ये आएगा यहाँ पे। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक आपको हार्ट का फिगर बनाते हैं, ये हो गया हार्ट और यहाँ पे हो गया बॉडी। बहुत इजी वे में समझेंगे हम लोग डायग्राम को। देखो यहाँ पे, यहाँ से एक ब्लड वेसल से ऐसे करके आया, आपको याद होगा ना हार्ट का चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम बिल्कुल बोल सकते हैं आप, ये राइट एट्रियम, तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। तो सबसे पहले कहाँ एंट्री मारा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट से कहाँ गया, राइट में, राइट से यहाँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ के बाद गौर से देखना, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, पाथवे को समझो। अब देखो पाथवे को समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए भाई। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ गया इस पाइप में, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ गया इस पाइप में, ठीक है। तो इस पाइप का नाम हम क्या देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन बोलेंगे। पल्मोनरी वेन से आपको कहां पे आ गया, इसको हमने क्या कहा इसको कहा लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, सिस्टेमिक आर्टरी, या आप औरटा भी बोल सकते हैं आप। इस वाले पाइप को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिएगा, वेना कावा, वेन हो गया। अब ये वाला पाइप, इसका नाम क्या है, जल्दी बताइएगा, वो लेफ्ट था ना, ये राइट वेंट्रिकल है, ये है राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया, ये हो गया आपको ये हो गया राइट, नहीं ये हो गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और इस पाइप के बारे में देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो पाथवे कितना आसान हो जाता है, इसको समझो पहले आप। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, इस वाले पाइप में आ गया ना, इस वाले पाइप में आ गया, इसको हमने पल्मोनरी वेन नाम दिया, ठीक है। तो सबसे पहले एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से हार्ट में आया ना, हार्ट का ये वाला चैम्बर क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद आ गया सिस्टमिक आर्टरी में, फिर यहाँ से डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ चला गया, बॉडी में गया, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ पे आ गया बेटा, वेन्स में आ गया, जिसको वेना कावा बोले। यहाँ से देखो कहाँ गया, किसमें, यहाँ पे किसमें, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ये बॉडी से बाहर चला गया। ये यही पाथवे हमने दिखाया आपको, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो समझना पहले, देखो क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एल्वियोलाई, सबसे पहले क्या हो गया, एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आया ना, एल्वियोलाई से एक ब्लड वेसल्स निकला, उस ब्लड वेसल्स को हमने एक नाम दिया है, देखो वहां पे क्या नाम दिया, पल्मोनरी वेन। ये क्या नाम हो गया इसका, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन का जो एंट्री है ये कहां पे हुआ है, हार्ट के कौन से चैम्बर में हुआ है, लेफ्ट एट्रियम में हुआ। ये आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद ये कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये आया राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये आया राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम से देखो एक ब्लड वेसल से निकला है, फिर से राइट एट्रियम से जो ब्लड वेसल से निकला है
ये ब्लड वेसल सीधा बॉडी में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? ये बॉडी में लेके जाएगा। अब आओ, यहां से राइट एट्रियम से जो ब्लड वेसल्स निकला इसको हमने नाम दिया सिस्टेमिक आर्टरी, या इसी को हम लोग बोल देंगे आर्टा। ठीक है, ये आ गया यहां पे डिफ्यूजन के द्वारा। अब देखो यहां पे, अब यहां से ये निकला, ठीक है, ये निकला। इस पाइप को हमने क्या नाम दिया? जल्दी से बताओ। इस पाइप को हम लोगों ने नाम दिया वेना काभा, या सिस्टमिक वेन भी बोल सकते हैं। वेना काभा हो गया, या सिस्टमिक वेन बोलते हैं, सिस्टमिक वेन बोलेंगे। ये सीधा एंट्री कहाँ पे किया है? राइट एट्रियम में। सबसे पहले ये एंट्री किया राइट एट्रियम में किया। ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया ना, राइट एट्रियम में एंट्री किया। अब राइट एट्रियम से फिर ये कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ गया? आपको एल्वियोलाई में गया ना। अब ये एल्वियोलाई में गया, इस पाइप को हमने नाम दिया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहां पर कैसा एयर कैरी हुआ? यहां पे ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर। बॉडी से जो निकला वो कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड एयर, डीऑक्सीजनेटेड एयर, डीऑक्सीजनेटेड एयर, है ना। अब आओ आगे, यहां समझो। अब कह रहा है क्या? हम देखेंगे कि जब एल्वियोलाई में एयर आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 144 mmHg होता है। Hg मर्क्यूरिक है, मरकरी। कहता है एटमॉस्फेयर से जब हम सांस लेंगे तो हमारे एल्वियोलाई में 104 mmHg का ऑक्सीजन आएगा। ये ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 95 mm of Hg, है ना। और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 40 mm of Hg। है क्या? हमारा ब्लड वेसल्स कभी भी खाली नहीं होगा। हमेशा हमारे वेसल्स में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। वो अलग बात है कि जब हम सांस ले रहे होंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, पर रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे जब हम सांस ले रहे तो पल्मोनरी वेन में आया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो 95 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 हो गया। ये बॉडी में चला गया। जब ये बॉडी में 95 ये गया बॉडी में, तो यहाँ पे 45 mmHg हो गया, और यहाँ से जब आया तो 40 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेशर 40 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की 45 हो गई। अब 45 mm of Hg कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा 40 होकर के। तो याद रखेंगे एटमॉस्फेयर में कितना था? 154। एटमॉस्फेयर में 154। एटमॉस्फेयर से हमारे एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई में कितना आ गया? 104। एल्वियोलाई में 104। वहाँ से हमारे वेसल्स में आया, वहाँ पे आया 95। 95 से बॉडी में गया, बिल्कुल 45। वहाँ से फिर निकल के आया हमारे वेसल्स में, तो यहाँ पे मात्रा बढ़ते चला गया। ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। ठीक है ना, ये डाटा याद रखना पड़ेगा आपको। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। तो हमारे बॉडी में कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका ये डाटा है। ये फिगर जो है ना बेटा, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, और ये फिगर आपके नीट के एग्जामिनेशंस के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कर लो पहले। चलिए, हो गया। अब आइए, अब देखिए, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस था ना, ये हो गया हमारा। गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा ये पता चल गया। एक बात और समझो, हम ये पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो हमने डिस्कस भी किया था, आखिर कैसे पता चलेगा कि कितना एयर आप इनहेल कर रहे हैं, कितना एयर एक्सहेल कर रहे हैं। तो इसको पता करने के लिए हम लोग एस्पायरोमीटर का यूज करते हैं, पहले के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। थर्मामीटर हो गया जिससे हम लोग इलाज करते हैं ना बॉडी के टेम्परेचर का, उसी तरह से एस्पायरोमीटर है जिसका इलाज, जिसके मदद से हम ये पता करते हैं कि कितना एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे बॉडी के अंदर गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है बेटा टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहला क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब समझो क्या? एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल पर्सन एक बार में
कितना हवा इनहेल करेगा और एक्सहेल करेगा, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस। एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो एक बार में कितना ब्रीदिंग कर सकता है? तो 500 ml एयर, याद रखिएगा। एक नॉर्मल पर्सन एक बार में 500 ml हवा को ब्रीदिंग के दौरान यूज कर सकता है। अगर 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 6000 से 8000 ml ऑफ एयर। तो यहां से दो बात निकल के आया कि टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है? तो टाइडल वॉल्यूम हमारा हो गया 500 ml, है ना। तो एक नॉर्मल पर्सन ब्रीदिंग कितना करेगा? 500 ml एयर यूज कर लेगा और 1 मिनट में 6000 से 8000, 6000 टू 8000 जो है, 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक नॉर्मल पर्सन यूज करता है। तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आओ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला। इसका क्या मतलब है वो समझिएगा आप। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कहता है जब आप सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के बाद आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। आप सांस ले लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग किए, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, इसी को हम बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना है? 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml हो गया हमारा क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी क्या है? ताकत लगा के, एक नॉर्मल हम सांस छोड़ दिए, उसके बाद ताकत लगा के आप कितना एयर को एक्सहेल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डाटा याद रखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1000 से 1100 ml, मतलब आप ताकत लगा के अपने लंग्स से 1000 से 1100 ml एयर को बाहर निकाल सकते हैं। आप ताकत लगा करके 2500 से 3000 हवा को अंदर खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ। जैसे हम जब सांस छोड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि सारा हवा बाहर निकल जाएगा? ऐसा नहीं है, कुछ हवा अंदर रहेगा, है ना। सम एयर रिमेन्स प्रेजेंट इन आवर लंग्स, कुछ एयर हमारे लंग्स में रहते हैं प्रेजेंट। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सांस छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ हवा बच जाता है, जिसकी डाटा है बेटा 1100 से 1200 ml। जिसका डाटा क्या है? 1100 से 1200 ml। जिसकी डाटा क्या है? जिसकी डाटा है 1100 से 1200 ml। तो आपके फेफड़ा के अंदर कितना हवा बचा हुआ रहेगा? 1100 से 1200 ml। बात क्लियर हो गया? ये क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं तो पता चलता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इससे क्या पता चलेगा? आप इसको आराम से लिख सकते हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा आपको टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500। टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, याद करो कितना था? याद आया क्या? 2500 से 3000, ये आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग। इसको ऐड करोगे, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, हम आपको बता रहे। ये ऐड करेंगे हम लोग तो 3000 से 3500 ml हवा आएगा। ये डाटा हो गया आपका, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि ये कैपेसिटी है, मतलब कितना कैपेसिटी। तो हम क्या करेंगे ना, पहले नॉर्मल सांस लिए, 500 ml हवा अंदर, इसके बाद ताकत लगा के सांस लिए, तो ताकत लगा के सांस लिए तो 2500 से 3000 ml और एयर और अंदर, तो दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो हमारा निकल के आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आप कितना छोड़ सकते हैं? तो टीवी प्लस ERV, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 500। अब ERV को आप जोड़ दो, ERV को आप जोड़ दीजिएगा तो 1000 से कितना है भाई? 1100 है ना। जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा आपका 1500 से कितना आ गया, है ना। ये 1000 to 1100 है तो 1600 आ गया। मतलब 1500 से 1600 ml एयर जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। तो कितना हवा आप अंदर लेंगे वो इंस्पायरेटरी, और कितना हवा बाहर छोड़ेंगे। तो आप एक बार सांस छोड़े, फिर ताकत लगा के और सांस छोड़े, तो आप इतना एयर को बाहर निकाल पाएंगे। ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको।
अब आइए, कहता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कह रहा है इसके बारे में वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप नॉर्मली सांस को छोड़ दो, तो नॉर्मली जब सांस को छोड़ेंगे तो जो हवा आपके बॉडी में बच जाएगा उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सॉरी उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये तो टॉपिक हो गया ना आपका, ये टॉपिक है ये आपका। कह रहा है कि जब आप नॉर्मली सांस को छोड़ेंगे एक फोर्सफुल, तो नॉर्मली जब सांस को छोड़ेंगे तो इतना कितना हवा आपके बॉडी में रहेगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, ERV प्लस RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों को जोड़ेंगे आपको ये डाटा निकल जाएगा। वाइटल कैपेसिटी है, कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। कहता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन सांस में ले सकता है ताकत लगा के सांस छोड़ने के बाद। तो आपको इस तीनों को ऐड कर दीजिएगा, ERV, TV प्लस IRV, आपको डाटा निकल जाएगा, ERV प्लस TV प्लस IRV, ये डाटा निकल के आ जाएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी है, तो आपके लंग्स का जो टोटल कैपेसिटी है वो इन सब को जोड़ दो, टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा, या फिर इसको जोड़ दो, ठीक है ना। तो आपके लंग्स का टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा कि कितना है, इसको आप पहले फटाक से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको निकल के आ जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो कितना है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा, तो यहाँ पे क्या पता चला हम लोग को कि कितना एयर हम इनहेल कर पाते हैं, कितना एयर हम एक्सहेल करते हैं, और ये पता चलता है हमारा किससे, वो एस्पायरोमीटर से। एस्पायरोमीटर जो है उसी के मदद से हम ये पता करते हैं कि कितना एयर हम अंदर ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आते हैं हम लोग। सबसे पहले समझो, हम देखेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन का हम ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, ठीक है। तो एक बात आप याद रखना, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा, है ना। तो हम लिख लेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम सांस लेंगे तो याद रखिएगा, जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से होगा। कौन कौन तरीका होगा, देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड बाय 2 मेथड्स, 2 तरीके से होगा। कौन कौन है वो दोनों तरीका? पहला तरीका समझिएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, आप जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन गया ना, और आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा 97% जो ऑक्सीजन है, 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रेवल करेगा, जबकि अगर हम बात करें तो रेस्ट जो 3% ऑक्सीजन है, 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। बात समझ गए। तो हमको क्या पता चला कि जो 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रैवल ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रैवल करेगा, जबकि 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा और तब हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे सेल तक, हमारे टिश्यू तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचेगा और 97% हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेगा और 3% किसके साथ करेगा, प्लाज्मा में। क्लियर हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखो यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितने तरीके से होगा, तो देखिएगा, इट ट्रांसपोर्ट इन आवर ब्लड बाय 3 मेथड्स, 3 तरीका है, 3 तरीका है। पहला, सुनिएगा मेरी बात को, पहला क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाएगा सबसे पहला, और ये रिएक्शन करके बनाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो बनेगा वो 20 से 25% होगा। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से जो बाहर आएगा, बाहर निकलेगा, वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन के आएगा। अब दूसरा पे आइए, दूसरा देखिएगा, अगर दूसरा आएंगे ना तो दूसरे के साथ कुछ अलग कहानी है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये आरबीसी हो गया, और हमारे आरबीसी में पहले से प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा वो समझो। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले रिएक्शन करेगा वाटर से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करेगा ये करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, और ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। ये क्या बना देगा, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा ब्लड के अंदर ही, किसके प्रेजेंस में करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और जब ये ऐसा रिएक्शन करेगा तब ये क्या बना देगा, ये बना देगा बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन। तो याद रखिएगा 70%, यहां पे क्या है डाटा याद रखेंगे हम लोग, 70 to 75% जो है वो कैसे जाएगा, आपको इस रूप में जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारा हो रहा है ब्लड में, ये सारा केस किस में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है। तो ये ब्लड के अंदर क्या होता है ना, प्रेजेंट होता है। जैसे आपको हम ऐसे बना के दिखाएं, ये ब्लड हो गया हमारा, तो ब्लड में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड के अंदर वाटर है, और यहीं पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी है, रिएक्शन किया, ये बना दिया कार्बोनिक H2CO3, और यहीं पे फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्लड के ही अंदर है, ये बना दिया क्या, बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पे बोर्स इफेक्ट शिफ्टिंग होता है, जिसके कारण यहाँ पे माइनस लग जाता है ना, बोर्स शिफ्टिंग, याद रखिएगा इस बात को, पूछता है बोर्स शिफ्टिंग के लगने से यहाँ पे माइनस चार्ज लग जाता है। तो ये हो गया आपका। अगर आप देखिएगा तीसरा, तो तीसरा क्या है, तीसरा तो हम लिखेंगे लगभग 5%, 5 to 7% CO2 आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन था ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 3 तरीके से। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन 97% जो ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होंगे, जबकि 3% 3 to 5% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में बाहर आता है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन। एंड 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व होने के बाद फिर ये बाहर आएगा। तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक हो गया। अब क्या है ना देखिए ये वाला हो गया। अब क्या है हमारा यहाँ पर एक ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और डिसऑर्डर, तो ये वाला टॉपिक यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग 4th लेक्चर में जल्दी से क्लियर करेंगे। ओके।